दिल्ली में लाल किले के ठीक सामने 10 नवंबर को एक ब्लास्ट होता है, दिल्ली ब्लास्ट। उसके तुरंत बाद से कई सारे नाम सामने आने शुरू होते हैं। डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल। कहानी की शुरुआत बताते हैं कश्मीर से होती है। कश्मीर में एक पोस्टर से शुरुआत होती है और उसके बाद तमाम गिरफ्तारियां हैं, तमाम एंगल हैं, ढेर सारी सुरक्षा एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व हैं। एक ऐसी कहानी जो मुकम्मल तरीके से पूरे सबको सारी जो लिंक्स हैं उनको जोड़ते हुए अभी तक आपको हमने नहीं सुनाई थी। कल रात मेरे साथी विनय सुल्तान हमको कहानी सुना रहे थे, तो मुझे लगा आप दर्शकों को भी वो पूरी कहानी इत्मीनान से, तफसील से हमें सुनानी चाहिए, तो वो कहानी हम सुनाने आ गए हैं। विनय आपको बताएंगे कि जो नाम मैंने ढेर सारे लिए, इन नामों का आपस में क्या कनेक्शन है और दिल्ली ब्लास्ट से ये कैसे जुड़ते हैं, और अभी फिलहाल इन नामों को लेकर, अन्य गिरफ्तारियों को लेकर क्या हमारे पास अपडेट है। विनय, जो मुझे आप कहानी सुना रहे थे बड़े इत्मीनान से, और आपने शुरुआत उसकी की थी कश्मीर से। कश्मीर का नाम आया, फरीदाबाद का आया जिक्र, कानपुर का जिक्र आया, लखनऊ का जिक्र आया, ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं। सब आपस में जुड़ते कैसे हैं? उस कहानी की शुरुआत श्रीनगर में किस पोस्टर से होती है, वहाँ से करते हैं। कमाल की बात है सौरभ कि श्रीनगर में सामान्य तौर पर इस तरीके के पोस्टर जो हैं वो लगते रहते हैं। तमाम जो आतंकवादी तंजीमें हैं उनका जो OGW नेटवर्क है, उस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके के पोस्टर जो है वहाँ पे चस्पा करता रहता है। इतिहास में बहुत बार जो है पुलिस इसको गंभीरता से लेती है, बहुत बार गंभीरता से नहीं लेती है। लेकिन ये जो पूरी कहानी है, इसमें एक जो IPS ऑफिसर है उसने पूरी की पूरी जो है इस पोस्टर को बहुत गंभीरता से लिया, इसके ऊपर तुरंत इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की, जिसके चलते ये सारा का सारा जो हमारे पास में जो मॉड्यूल है और ये बड़े जो एक हमले की साजिश है वो उसका पर्दाफाश होता है। तो मैं उसको पूरी कहानी जो है वो मतलब आप ये समझिए कि एक पुलिस अफसर की जो है अति सक्रियता कैसे जो है बहुत बड़ी दुर्घटना को रोक देती है, बहुत बड़े। तो क्या वो जो IPS उनका नाम हम बता सकते हैं? हाँ, उनका नाम DVS संदीप चक्रवर्ती है। अच्छा। अभी SSP हैं श्रीनगर में। अच्छा। और ये कहानी श्रीनगर से ही शुरू होती है। श्रीनगर में जो नौगांव थाना है जहाँ पे कल ब्लास्ट हुआ, उसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको एक और वीडियो बनाएंगे उसका अलग, जो ब्लास्ट हुआ है अलग जानकारी अलग से देंगे कि हमको उसके बारे में अभी तक क्या पता है। इस पूरे में और अपडेट जो हमको आई हैं, क्योंकि न्यूज़ पिन जो है वो आपको बम ब्लास्ट के दिन से 10 नवंबर से लगातार इस मामले में क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनको बताता रहा है। पर ये कहानी जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि जो सब लोग जुड़ रहे हैं जिस तरीके से, वो आपको समझना बड़ा जरूरी। तब आपको थोड़ा समझ में आएगा कि दिल्ली ब्लास्ट किस तरीके का एक बड़ा प्लान था जो दिल्ली तक सीमित रहा। और बतौर न्यूज़ पिंच मतलब हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आपको ऐसा कंटेंट दिया जाए जिससे आपको सिर्फ समाचार ना मिले, सिर्फ न्यूज़ ना मिले, आपकी समझ घटनाओं पे विकसित हो, एक बेहतर एनालिसिस हम देने की आपको कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में ये वीडियो है। तो 17 अक्टूबर की डेट लाइन थी उस पोस्टर पे। जो पोस्टर था जैश-ए-मोहम्मद का, वो एक जगह है श्रीनगर में जो नौगांव थाना है उसके इलाके में, बनपुरा नाम का एक गांव है, वहाँ पे वो पोस्टर जो है वो चिपकाया जाता है। और उस पोस्टर में जो स्थानीय निवासी हैं उनको ये कहा जाता है कि आप जो हैं वो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज, भारतीय एजेंसीज का इनका साथ देना बंद कीजिए, इससे जैश का जो काम है वो रुकता है, और अगर आप ऐसा करते रहेंगे लगातार तो फिर आपको जो है इसके अंजाम भी भुगतने पड़ेंगे। मतलब एक पोस्टर लगता है जिसमें लिखा रहता है कि सुरक्षा एजेंसी को साथ नहीं देना है, और जैश का जिक्र आता है। जैश के नाम से ही लगता है। जैश की एंट्री होती है। जैश का एक कमांडर जो है हंजला भाई का नाम उसके ऊपर लिखा रहता है। हंजला, मैंने आपको जैसे पुराने वीडियो में बताया, ये इस तरीके के नाम जो है वो कोड नेम होते हैं। जनरली कोई भी आतंकवादी उसको इस्तेमाल करता है अपनी असली पहचान छुपाने के लिए, तो ये होता रहता है वहाँ पे। तो हंजला भाई वहाँ पे बहुत कॉमन नाम है जो कि जैश इस्तेमाल करती रही है इतिहास में भी। तो ये वहाँ पे स्थिति बनती है। तो ये 19 तारीख को ये पोस्टर लगता है। 19 तारीख को ही जम्मू कश्मीर जो श्रीनगर पुलिस है वो 3 लोगों को गिरफ्तार करती है वहाँ पे, जो OGW नेटवर्क में। अच्छा, मैं जैसे उस दिन ब्लास्ट वाले दिन भी लगातार ये बता रहा था कि ये जो लोग सामान्य तौर पर जिस चीज़ें समाचार में नहीं आती हैं, लेकिन बतौर जर्नलिस्ट जो हम चीज़ें कवर करते रहते हैं लगातार, जिन लोगों का उड़ना बिछाना ही ये है कि इंटेलिजेंस में क्या चल रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेज में क्या चल रहा है, और टेरर के मोर्चे पे, इंसर्जेंसी के मोर्चे पे भारत में क्या चल रहा है। तो हमारे जैसे जो जर्नलिस्ट हैं वो लगातार ये जो कवर करते रहते हैं, उनके पास में ये सूचना थी कि 20 नवंबर के बाद से ही 20 अक्टूबर के बाद से ही, माफ़ कीजिए, लगातार कश्मीर में जो है OGW नेटवर्क के ऊपर क्रैकडाउन चल रहा था। लेकिन उस समय तक हमारे पास में ये सूचना नहीं थी कि इसके पीछे की वजह क्या है। बहुत लोग मुझे लगता है OGW नहीं जानते। हाँ, OGW नेटवर्क को हमने जैसे आपको पुराने वीडियोस में भी बताया, जिसके लिंक हम जो है आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो वो आप देखेंगे तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरीके से वहाँ पे कश्मीर के थिएटर में आतंकवादी जो संगठन है वो काम करते हैं, उनका क्या अप्रोच है। OGW नेटवर्क में आपको मोटा मोटी ये समझा दूं कि उसका फुल फॉर्म हुआ ओवरग्राउंड वर्कर।
तो भारतीय कानून के हिसाब से अगर आप किसी विचारधारा का समर्थन करते हैं तो समर्थन करना अपराध नहीं है, अनटिल अनलेस जो है आप उसके लिए हथियार ना उठाएं और लड़े नहीं। तो ये एक कानूनी जो व्याख्या है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो आतंकवादी संगठन हैं वो अपने ऐसे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन खड़े कर लेते हैं जिसमें ऐसे लोग काम करते हैं जो कि हथियारबंद लड़ाइयाँ नहीं लड़ते हैं, सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर हमला नहीं करते हैं, और लेकिन वो इस तरीके की कार्रवाइयों में जो है एक तो उस आतंकवादी संगठन के लिए, उस इंसर्जेंट संगठन के लिए एक पब्लिक ओपिनियन तैयार करने का काम करते हैं, उसके लिए जो है सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल होते हैं, और दूसरा वो सबसे बड़ा काम ये करते हैं कश्मीर के अंदर और उस तरीके की जहाँ पे भी इंसर्जेंसियाँ हैं वहाँ पे OGW नेटवर्क का बड़ा काम जो होता है वो ये होता है कि वो लगातार जो है इनको सप्लाई, राशन सप्लाई वगैरह ये सारा काम वहाँ उनको सामान देना, जिसको हम ये बोलते हैं कि उसके लिए एक शब्द है, ज़रूरतें हैं डेली, ज़रूरतें, हाँ, राशन सप्लाई, हाँ, जिसको हम लॉजिस्टिक बोलते हैं हम्म। सामान्य तौर पे। तो लॉजिस्टिक सप्लाई का काम जो है वो लगातार करते हैं। बिल्कुल। तो लॉजिस्टिक सप्लाई हुआ, किसी को पैसा ले जाके देना है, किसी के लिए हवाला वापस से करना है, कहानी पे आते हैं। तो वो OGW नेटवर्क का काम है। तो ये कहानी जो है वहाँ पे शुरू होती है। तो 3 OGW नेटवर्क के 3 लोग जो हैं वो पकड़े जाते हैं। पहले का नाम है आरिफ निसार डार, दूसरे का नाम है यासिर उल अशरफ और तीसरा का नाम है मकसूद अहमद। ये 19 तारीख को ही पकड़े जाते हैं। जिस दिन पोस्टर लगता है उसी दिन उनको 19 अक्टूबर को पकड़ लिया जाता है। अच्छा। और 19 अक्टूबर के बाद में क्रैकडाउन जो है वो लगातार शुरू होता है। इनसे पूछताछ होती है और भी लोगों को पकड़ा जाता है। जेल में भी कई लोगों का इंट्रोगेशन जो है किया जाता है जाके पुलिस की तरफ से। तो 27 अक्टूबर को 2 और लोग पकड़े जाते हैं। ये दोनों लोग जो हैं वो बहुत की लोग होने जा रहे हैं। पहला नाम है इरफान अहमद वागे, इरफान, और दूसरा नाम है जमीर अहंगर। ये 2 लोग हैं। जमीर अहंगर बुनियादी तौर पे वो भी OGW है, ओवरग्राउंड वर्कर है, और इरफान अहमद वागे जो है वो एक इस्लामिक क्लरिक होता है पुलवामा में। उससे पहले वो बतौर नर्सिंग स्टाफ जो है GMC श्रीनगर में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में कार्य कर रहा होता है। ये आप जो एक मस्जिद के मौलवी का जिक्र कर रहे थे, क्या वो यही है? वो यही है। अच्छा। तो इरफान अहमद वागे जो है वो GMC श्रीनगर में पैरामेडिक के तौर पे काम कर रहे होते हैं। उसके बाद में अभी वो बतौर जो है मौलाना जो है अभी पुलवामा में सक्रिय थे। अच्छा। और इस आदमी के बारे में ये कहा जाता है कि इस आदमी ने जो है बहुत ब्रेन वॉश जो है वहाँ पे, जो ये पूरा का पूरा वाइट कॉलर नेक्सस है या वाइट कोट नेक्सस जिसको बोला जाता है, जो डॉक्टर्स का जो पूरा का पूरा मॉड्यूल खुला है, उसका ब्रेन वॉश करना, उसकी जहन साजी करने का काम जो है वो इरफान अहमद वागे की तरफ से किया जाता है। अच्छा। तो ये एक मतलब ये जो आप अभी नाम गिनाने वाले हैं, हाँ, डॉक्टर उमर, डॉक्टर और इन आदिल, सब की कहानियां जो है दिमाग में बीज यहीं से बोया। हाँ, ये मैंने जैसे कि हमने एक और वीडियो में आपको बताया न्यूज़ पिंच में कि कैसे ये सारी की सारी कहानी जो है वो जाकिर मूसा से जाके जुड़ती है। जाकिर मूसा जो कि पहली बार कश्मीर में अलकायदा को लेके आया, तो वो उस इंसान से कैसी ये सारी की सारी कहानी जुड़ती है। जाकिर मूसा का एक भाई जो है वो शेर कश्मीर जो मेडिकल कॉलेज है श्रीनगर का, वहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पे काम करता है। तो उसके ज़रिए जो है जाकिर मूसा वहाँ के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं उनमें अपनी जो है पहुँच बनाता है और वहाँ पे एक अपना OGW नेटवर्क खड़ा करता है। और हमने आपको उस वीडियो में वैसे बताया था, लेकिन मैं आपको एक और जो है समझाइश के लिए बता देता हूँ कि जो इस तरीके की आतंकी तंजीमें होती हैं या जो आउटलॉज जो जितने भी संगठन हैं जो कि कानून के विरुद्ध काम कर रहे होते हैं, चाहे वो गैंगस्टर हैं चाहे आतंकवादी संगठन है, उनके लिए डॉक्टर बहुत बड़ा एसेट होते हैं। क्योंकि पुलिस की मुठभेड़ में कहीं आपको गोली लग गई, कहीं आप बीमार हैं क्योंकि आप फरार चल रहे हैं, आपको छोटी मोटी भी बीमारी हो गई, तो आप अस्पताल जाके अगर चेकिंग करवाते हैं, एक बड़ा एंगल है। हाँ, तो इसलिए डॉक्टर कई सारी अलग मदद भी हो जाती है। हाँ, तो डॉक्टर बहुत बड़ा एसेट होते हैं। छोटी मोटी सर्जरी करवानी है, कुछ भी करवाना है, तो वो बड़ी मदद आपकी कर देते हैं। तो इसलिए ये पूरा का पूरा OGW नेटवर्क जो सबसे पहले उसको खड़े करने की शुरुआत जाकिर मूसा के समय हुई थी, वही जो है रेडिकलाइजेशन कंटिन्यू अभी हमको दिखा और उसका जो असर हम अब देख रहे हैं। तो 6 नवंबर को जो है इसके इरफान अहमद वागे के निशानदेही पे श्रीनगर पुलिस एक और इंसान को गिरफ्तार करती है सहारनपुर से, जिसका नाम है आदिल अहमद राठर। और यही वो आदिल है जो आप मुझे कल बता रहे थे, जिसने पोस्टर लगाए थे, जिसका नाम जो है पोस्टर। तो इनसे जब पूछताछ हुई तो पूछताछ में जब पुलिस को पता लगा तो इन्होंने कहा कि दरअसल एक दिल्ली से एक डॉक्टर आता है। अच्छा। जो कि ये सारा काम, ये जो पोस्टर भी हमको देता है चिपकाने के लिए, जो कुछ पैसे भी देता है, पैसे से भी हमारी मदद करता है, तो उस डॉक्टर की जो है खोज होनी शुरू हुई। अच्छा, ये दिलचस्प बात है। तो आदिल अहमद राठर जो है वो श्रीनगर में सहारनपुर में काम कर रहा है। तो श्रीनगर पुलिस और यूपी पुलिस जो है एक जॉइंट ऑपरेशन करती है और आदिल अहमद राठर को उठाती है। और आदिल अहमद राठर से जब पूछताछ होती है तो आदिल अहमद राठर सबसे पहले श्रीनगर पुलिस को लेके जाता है अनंतनाग। अच्छा।
अनंतनाग में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे वो सीनियर रेजिडेंट के तौर पे काम कर रहा था सहारनपुर जाने से पहले। तो वहाँ पे जो उसकी लॉकर रूम से AK-47 बरामद होती है और वो AK-47 अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल नई AK-47 है। अच्छा, सामान्य तौर डॉक्टर पे साहब के यहाँ AK-47 बिल्कुल मिलती है। फ्रेश, मतलब एकदम ऐसे जैसे कि आप ये समझिए कि अनबॉक्सिंग ही उसकी हुई है। अच्छा, उस तरीके की, मतलब पेंट भी नहीं उखड़ा है कहीं पे, इसको कहीं इस्तेमाल भी नहीं किया गया है, ऐसा लगता है देखने में। और बढ़िया अच्छे फिनिश की AK-47 जो क्योंकि हम लोगों की दिलचस्पी हथियार वगैरह में भी रहती है कि क्या किस किस्म के हथियार जो हैं बरामद किए जा रहे हैं। उसके अलावा बेरेटा एक पिस्टल उनके यहाँ से बरामद होती है और कई सारे लाइव एम्यूनिशन उनके यहाँ से बरामद होती है उस लॉकर से। तो आदिल अहमद राठर की निशानदेही पे फिर फाइनली जो है पुलिस जो है पहुंचती है डॉक्टर मुजम्मिल के यहाँ। ये एक इंटरेस्टिंग और बड़ा कैरेक्टर है इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट में। अच्छा इसका भी एक श्रीनगर कनेक्शन है आदिल अहमद राठर की। आदिल अहमद राठर की पढ़ाई जो है वो श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज से हुई। अच्छा, तो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का एक जो इरफान अहमद वागे है वो श्रीनगर GMC श्रीनगर में पैरामेडिक के तौर पर काम कर रहा था। दूसरा कैरेक्टर जो है वो आदिल अहमद राठर है जो कि श्रीनगर में पढ़ा हुआ था, बाद में अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट के तौर पर काम कर रहा है। MD था, मतलब मास्टर्स ऑफ मेडिसिन, और जो एक डिग्री होती है, स्पेशलाइजेशन होता है MBBS के बाद में, जिसको हम सामान्य तौर पर फिजिशियन कहते थे। तो फिजिशियन हुआ करता था आदिल अहमद राठर। आदिल अहमद राठर के साथ में जो की निशानदेही पे जब पुलिस पहुंचती है मुजम्मिल शकील के पास में, ये फरीदाबाद में धौज करके एक जगह है। दरअसल फरीदाबाद का अगर आप उसको जियोग्राफिकली देखेंगे तो उसका एक हिस्सा जो है वो मेवात से लगता है, मतलब नूह वाले इलाके से लगता है। तो ये वही इलाका है जो मेवात का इलाका है। और यहाँ पे में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। और यहाँ पे जो वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो बुनियादी तौर पे एक छोटे डिस्पेंसरी के तौर पे शुरू हुई थी वहाँ पे, और धीरे धीरे वो अभी 800 बेड का जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहाँ पे, बड़ा इंस्टीट्यूट और मेडिकल की पढ़ाई वहाँ पे होती है। तो आप पहुंच जाते हैं डॉक्टर मुजम्मिल के पास में। तो यहाँ पे जब पुलिस यहाँ पे पहुँचती है तो मुजम्मिल को से जब पूछताछ वहीं पे होती है तो मुजम्मिल की निशानदेही पे वहाँ पे सबसे पहले 300-350 किलो विस्फोटक बरामद होते हैं। और फिर मुजम्मिल की निशानदेही पे मुजम्मिल के बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि मुजम्मिल जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है जम्मू का जो मेडिकल कॉलेज है बत्रा मेडिकल कॉलेज, वहाँ से उसने MBBS की डिग्री की थी 2017 में। और 2017 में जो वो MBBS डिग्री करके आता है वो भी शेर पंजाब मेडिकल कॉलेज पहुँचता है, वहाँ पे काम करना शुरू करता है 2017 में श्रीनगर में। तो ये तीनों कैरेक्टर 2017 वही टाइम है जब जाकिर मूसा बहुत एक्टिव होता है, जब वो अलकायदा का जो ऑफशूट संगठन है अंसार गजवतुल हिंद जो है वो लेके आता है, जिसको AGUH कहा जाता है सामान्य तौर पे। तो AGUH की जो स्थापना करता है 2017 में, उसी समय जो है ये उस समय मेडिकल कॉलेज में होते हैं मुजम्मिल शकील। तो मुजम्मिल शकील की निशानदेही पहले 350 किलो जो है वो विस्फोटक जो अमीनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक जो है वो बरामद होती है फरीदाबाद से। हाँ, फिर मुजम्मिल की ही निशानदेही पे एक और जो उनके साथी डॉक्टर हैं शाहीन सईद। अच्छा, आप डॉक्टर शाहीन का नाम आता है, ये भी डॉक्टर हैं? ये भी डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर हैं शाहीन सईद। ये लखनऊ से कनेक्शन है? ये इनका लखनऊ से कनेक्शन है और ये पूरे के पूरे इस जो है मॉड्यूल में सबसे की फिगर है। अच्छा, और वो मैं क्यों बताऊंगा अभी, मैं उसके कारण आपको दूंगा कि क्यों ये की फिगर हैं। तो जो इनकी निशानदेही पे डॉक्टर मुजम्मिल शकील की निशानदेही पे शाहीन सईद की एक स्विफ्ट डिजायर कार है, उसकी तलाश होती है। और उसकी तलाश में एक AK क्रिकनॉन राइफल है जो कि सामान्य तौर पे AK का पूर्वी यूरोपियन वर्जन है, ईस्ट यूरोपियन वर्जन है। तो उसको वहाँ से बरामद किया जाता है। एक रेड स्टार जो है पिस्टल वहाँ से बरामद होती है, कई लाइव एम्यूनिशन वहाँ से बरामद होते हैं। फिर इनकी निशानदेही पर एक और वहाँ पे धौज के पास में ही एक फतेहपुर नाम का गांव है, वहाँ से लगभग 2500 मतलब 2.5 टन के तकरीबन जो है अमोनियम नाइट्रेट और बरामद होता है। तो कुल मिला के 3 टन के तकरीबन जो है अमोनियम नाइट्रेट इन लोगों ने जुटा रखा था 2021 से अब तक। तो ये स्थिति अभी इनकी बनती है। तो डॉक्टर शाहीन सईद के ऊपर बात करते हैं जी। तो डॉक्टर शाहीन सईद ने अपनी MBBS की पढ़ाई जो है स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से की थी। अच्छा। ये लखनऊ की रहने वाली है। 2013 में UPPCS के थ्रू जो है ये गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज जो आपकी कानपुर में है वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे
तैनात होती हैं। लेकिन ये कभी जो है कॉलेज जाती नहीं, लंबी छुट्टियों पे रहती हैं। उसके बाद में आखिरकार 2021 में इनको बर्खास्त कर दिया जाता है और 2021 में आती है अल-फलाह यूनिवर्सिटी, सेम उसी समय जिस समय मुजम्मल शकीर आते हैं। तो ये बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है कि 2013 से 21 के बीच में डॉक्टर शाहीन शहीद कहाँ थी, क्या कर रही थी, इसके बारे में अभी तक कोई बहुत ठोस जानकारी हमारे पास नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी कर रही है उनके पास होगी, अभी तक हो चुकी होगी, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास जो है वो जानकारी नहीं है। तो 2021 अभी तक बाकी लोगों के नाम है पर डॉक्टर उमर का नाम नहीं आया है। अभी मैं आपको उसके बारे जो में सबसे जरूरी कैरेक्टर है उसको मैं समझाता हूँ कि क्या होता बॉम्बर है। की भूमिका बताई जाती हाँ, है। वो कैसे हुई, वो जो है इस कड़ी का कैसे आखिरी शख्स है, क्योंकि यहाँ से फिर ब्लास्ट ही हो जाता है। उसके बाद की तो अपडेट हम दे ही रहे हैं लगातार। तो शाहीन शहीद जो है, शाहीन शहीद के बारे में ये है कि शाहीन शहीद अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में लश्कर तैयबा ने एक अपना महिलाओं के लिए पर्टिकुलर एक संगठन खड़ा किया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था जमात मोमिनत। अच्छा। 8 अक्टूबर को मसूद अजहर का एक जो है ऑडियो क्लिप वायरल होता है और उस ऑडियो क्लिप में वो ये कहता है कि महिलाओं से अपील करता है कि वो जिहाद के रास्ते पे आके जुड़ें और लश्कर से जुड़ें और जिहाद में उनका हाथ बटाएं और ऐसी एक नस्ल तैयार करें जो कि जिहाद कर सके। तो उसके लिए एक नया संगठन कोइन होता है जिसका नाम रखा जाता है जमात मोमिनत। अच्छा। और जमात मोमिनत को जो है हेड कर रही हैं हाफिज़ सईद की एक और बहन है। एक बहन जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारी गई और दूसरी बहन जो है हाफिज़ सईद की वो उसका नाम है सादिया। तो सादिया जो है उसको हेड कर रही हैं और सादिया के बारे में ये कहा जाता है। तो ये जो डॉक्टर शाहीन है, ये इसकी जो है इंडिया में जो गतिविधियाँ अभी जमात मोमिनत जो नया 8 अक्टूबर को संगठन खड़ा हुआ, उसकी जो है इंडिया में गतिविधियों में सम्मिलित थी और रिक्रूटमेंट करने में लगी हुई थी। अच्छा। और ये इनकी प्लानिंग के हिसाब से जो 6 दिसंबर को इनका होना था, उससे पहले क्योंकि सादिया बहुत की फिगर थी तो इनको जो है देश से बाहर ले जाया जा रहा था। तो सादिया ने अभी हाल ही में अपने पासपोर्ट का जो है वेरिफिकेशन करवाने की एप्लीकेशन दी। उसमें पुलिस जो है उसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 29 में जाके जो है इनका वेरिफिकेशन करती है। उसके फोटो डॉक्टर शाहीन बहुत जल्द बाहर विदेश जाने की तैयारी में भागने की फिराक में थी, है ना। लेकिन ये प्लान कैसे जो है एक पोस्टर के चलते जो है वो एक्सपोज होता चला गया। तो इसकी वजह से जो है ये सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह गया। तो शाहीन के पास में शाहीन जो है उसके साथ में डॉक्टर सादिया जो है जो इसकी बहन है मसूद अजहर की, उसके साथ में डायरेक्ट राब्ते में थी। और सादिया के बारे में मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में भी एक बार बताया हमारे दर्शकों को कि लश्कर तैयबा के साथ में, माफ़ कीजिएगा, जैश मोहम्मद के साथ में एक ये बड़ी बात है कि वो बदले की कार्रवाइयाँ खूब करता रहा है। जैसे जो पुलवामा का हमला था वो भी क्योंकि इसके मसूद अजहर के 2 भतीजे जो हैं वो कश्मीर में मारे गए थे, उसी के बदले की कार्रवाई जो है उस्मान इब्राहिम नाम का एक भतीजा जो है वो अक्टूबर 2018 में उसका एक इनकाउंटर में मारा गया था त्राल में। इसी के पास में पहली M4 राइफल जो है कश्मीर में बरामद हुई थी। और दूसरा जो है इसका ताला राशिद करके एक भतीजा था मसूद अजहर का, वो मारा गया था 2017 में। तो इनके बदले के तौर पे जो है पुलवामा का हमला किया गया। तो इस तरीके की बदले की कार्रवाइयाँ जो है लगातार करते रहे। तो ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के घर के 9 लोग जो हैं मारे गए। उसमें इम्पोर्टेंट जो एक नाम था वो एक तो मसूद अजहर की खुद की सगी बहन मारी गई, उसके और उसके परिवार के अन्य सदस्य मारे गए। उसके अलावा एक शख्स और मारा गया जिसको रऊफ़ असगर कहा जाता है और यासिर असगर भी कई जगह पे नाम आता है। ये सादिया का पति था। अच्छा। तो सादिया के लिए भी ये जो है पर्सनल बदले जैसा था। जैसे जो पुलवामा का हमला था, उस पुलवामा के हमले को जिसने अंजाम दिया था वो उमर फारूक जो है वो दरअसल जो है उस्मान इब्राहिम का सगा बड़ा भाई था, है ना। तो इस तरीके के जो सादिया का जो पति मारा गया है, तो इसके लिए भी ये तो सादिया एक तरीके से इस पूरे के पूरे जो है षड्यंत्र में शामिल थी। इसके अलावा एक और नाम आता है, वो नाम आता है अबू उकासा। अबू उकासा एक आदमी है जो कि तुर्की से मुजम्मिल को हैंडल कर रहा है 2021 से, जब उसने जैश ज्वाइन किया था। और 2021 से उसको हैंडल कर रहा है। 2022 में डॉक्टर मुजम्मिल और उमर जो हैं वो जो तुर्की गए भी थे। अच्छा। और तुर्की के साथ में यह है कि तुर्की दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये मालूम है कि तुर्की में तमाम इस तरीके की आतंकवादी जितने भी संगठन हैं उनके सरगना को एक फ्री पैसेज मिला हुआ है और वो आराम से वहाँ पर रहते हैं। जब ईरान में, इराक में, सीरिया में
ये सारा का सारा जो आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी ISIS के नेतृत्व में, अलकायदा के नेतृत्व में, तो अफगानिस्तान से अलकायदा की जितनी लीडरशिप थी वो तुर्की से आराम से होते हुए जो है ईरान और सीरिया जाया करती थी। और सीरिया में मतलब ओसामा बिन लादेन का परिवार रहा है लंबे समय तक, और वहाँ पे कहा जाता है वहाँ की सरकार की तरफ से कि हमारे हाउस अरेस्ट में है, लेकिन उनको बड़े पेंशन मिलते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, तमाम सारी चीज़ें, वहाँ से वो आराम से अपना जो है आतंक का नेटवर्क चलाते हैं। तो तुर्की की ये स्थिति है अंकारा की। तो वहाँ से ये जो है अबू कासा इसको हैंडल कर रहा था, इसको और उमर को। अब अच्छा, उमर का जो है पूरा श्रीनगर से क्या कनेक्शन है, तो उमर जो है वो भी श्रीनगर से पड़ा हुआ है, अच्छा, शेर कश्मीर से। तो उमर मुजम्मिल जो है ये दोनों शेर कश्मीर से पड़े हुए हैं। आदिल भी शेर कश्मीर से पड़ा हुआ है, माफ़ कीजिए, मुजम्मिल शकीर जो है श्रीनगर में काम करता था, और इरफान बागे जो है वो भी श्रीनगर GMC में काम करता था, और आदिल अहमद राठौर और उमर दोनों जो है श्रीनगर के शेर कश्मीर मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए, आपस में कनेक्शन है, और ये फिर अलग अलग। तो जो इरफान, ये आदिल अहमद राठौर जो सहारनपुर में काम कर रहा था, तो वो जहाँ पे काम कर रहा था वहाँ पे एक और शख्स था, परवेज़ अंसारी, अच्छा, जो कि इस जो है डॉक्टर शाहीन असगर सईद का भाई था। अच्छा, तो ये इस तरीके से जो है डॉक्टर्स का पूरा एक नेक्सस बना हुआ था। अब हुआ क्या कि जब मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद में उमर जो है ये पैनिक में आ जाता है, और पैनिक में आने के बाद में 10 बजे सुबह जो है पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमको ये बताया कि हमने यहाँ से मुजम्मिल को गिरफ्तार किया है अल-फलाह यूनिवर्सिटी से, और हमको ये कार में से ये बरामद हुआ है। उसी समय हम ये देखते हैं कि 8 बजे के करीबन जो है वो फरीदाबाद छोड़ के दिल्ली में एंटर हो जाता है। तो जो, और हमने ये बार बार जो 10 तारीख की रात को ही जब मैं और अभिनव वहाँ पे कवर करने के लिए गए थे, तो हमने ये दर्शकों को समझाने की कोशिश की थी कि ये जो अटैक हुआ है, ये पैनिक अटैक, वो पैनिक में किया गया अटैक है, बहुत वेल प्लान्ड अटैक नहीं है ना। और इसके तमाम हमने कारण जो है उसकी विवेचना की थी, बाद में हमको वही चीज़ें देखते हुए अभी तक वही सूचनाएं देखने को मिल रही हैं। तो उमर नबी जो है ये वहाँ से 8 बजे निकल जाता है, और बाद में हमने जो बाद में वीडियोस में आपको हमारे दर्शकों को पूरी टाइमलाइन बताई कि वो कहाँ घूमा, कैसे किया, कैसे नहीं किया। लेकिन एक और बात बार बार में ये कहा जा रहा है, बार बार में ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो अटैक है ये कहीं और करने जा रहा था, लेकिन गलती से लाल किले पे ये अटैक हो गया। ये दरअसल ये बात सही है नहीं। सही क्या बात है? उसकी मैं कुछ वजह बताता हूँ, है ना। उसकी एक वजह ये है कि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो अपने आप में बहुत स्टेबल जो है कंपाउंड है, वो कोई विस्फोटक नहीं है। उसका इस्तेमाल खाद में, जो यूरिया की जो खाद है उसको बनाने के लिए किया जाता है। तमाम इंडस्ट्रियल ग्रेड के जो धमाके होते हैं, जो हम देखते हैं पत्थर वत्थर खान वान निकालने के जो धमाके होते हैं, उसमें उसका इस्तेमाल सामान्य तौर पे किया जाता है, और बहुत जो है लिमिटेड और मतलब एक देखभाल में जो है वो विस्फोट किए जाते हैं। और अमोनियम नाइट्रेट ऐसे ही नहीं फट जाता है गलती से। अमोनियम नाइट्रेट को फटने के लिए उसको एक बाहर से एक थर्मल जो है वो चार्ज देने की ज़रूरत होती है। उसके लिए सामान्य तौर पे इस्तेमाल क्या होता है कि उसमें फ्यूल ऑयल जो डाल दिया जाता है, जो डीजल या पेट्रोल हम जो इस्तेमाल करते हैं उसको अमोनियम नाइट्रेट के साथ में मिलाया जाता है। इसको फिर बोला जाता है कि अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, है ना, ANFO जो है वो सामान्य तौर पे बोला जाता है। और इसको जब डेटोनेटर से चार्ज किया जाता है तो जो है धमाका होता है। तो बिना चार्ज किए डेटोनेटर से अमोनियम नाइट्रेट गलती से नहीं फटता है। तो ये ऐसा नहीं कि गलती से किया गया धमाका है। ये 6 साढ़े 6 बजे तक का वेट करता है। वहाँ पे भीड़ भाड़ ठीक ठाक हो जाती है, क्योंकि सोमवार का दिन था, और सोमवार के दिन जो है वहाँ पे चांदनी चौक के मार्केट बंद रहते हैं। तो इस स्थिति में वहाँ पे सामान्य तौर पर इसीलिए लग रहा है कि जल्दबाजी में किया गया है। हाँ, बहुत सारी मतलब इम्प्लीमेंटेशन सोचा समझा था। हाँ, वो और जो पूरा प्लान था वो बड़ा था। हाँ, हमको तो हमारी तो उस समय की ये विवेचना थी, हमारा उस समय का ये एनालिसिस था, जो कि बाद में जो फैक्ट हमारे सामने आया उसने उनको जो है सही साबित किया। क्योंकि अब जो फैक्ट हमारे सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से 6 दिसंबर को ब्लास्ट होना था, और 32 जगहों पे ब्लास्ट होना था। तो उस वजह से जो ये उमर जो वहाँ से बच के निकल गया, उसको कुछ और नहीं सूझा, तो वो जाके जो है उसने वहाँ पे एक आत्मघाती सुसाइड बॉम्बर की तरह काम किया। और बाद में DNA से ये कंफर्म भी हो गया, जब उनकी माता को और भाई को गिरफ्तार किया गया, तो उनके DNA मैच हुआ। गिरफ्तार पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो हिरासत में लिया गया। तो उस स्थिति में तो उमर नबी ने एक सवाल मेरा यहाँ पर है, जो मुझे लगता है दर्शकों के मन में भी आ रहा होगा कि भाई ये डॉक्टर्स थे सभी लोग, ठीक है, और जो काम कर रहे थे वो एक तरीके से उन पर आतंकवाद का टैग लगेगा, आतंकवादी का। अब जो डॉक्टर इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इतनी पढ़ाई के बाद डॉक्टर बना है, फिर वो आतंकी बन जाता है, उनको तोड़ना क्या इतना ईजी है कि पकड़ा और उन्होंने अगले का नाम बता दिया, निशानदेही कर दी, पकड़ लिया गया अमोनियम नाइट्रेट, इतना ईजी जैसे हम लोग को लगता है ना कोई आतंकी इतनी आसानी से नहीं टूटता होगा। नहीं, OGW इंटर के साथ में ये है कि ये पेशेवर अपराधी नहीं है। तोड़ना जो
जो इंटरोगेशन में तोड़ना मुश्किल होता है वो यह होता है कि जो वेल ट्रेंड, जो ट्रेनिंग याफ्ता जो आतंकवादी हैं, उनको तोड़ना मुश्किल इनको होता है। पूरी ट्रेनिंग नहीं मिली, ऐसा नहीं है, ये तो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे। अच्छा। हो सकता है कि मतलब जो इनकी प्लानिंग हो, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल लोग हैं, तो इनको इस तरीके से इस्तेमाल भी नहीं किया जाता जिस तरीके से ये इस्तेमाल हो गए अभी। इनको सिर्फ विस्फोटक और ये जो है डेटोनेटर वगैरह ये सब जुटाने का काम सौंपा जाता, और उसके बाद में जो है इनको सेव कर दिया जाता, और कहीं और कोई और आदमी जो है, क्योंकि सामान्य तौर पे आतंकी गतिविधियों में जो कैनन फॉडर होता है, जिसको हम सामान्य तौर पे कहते हैं कि जो फ्रंटलाइन सोल्जर होता है, उसका बैकग्राउंड जो है वो बहुत पिछड़े और गरीब तबकों से आते हैं। जैसे जो 2008 का मुंबई हमला था जिसमें वो पकड़ा गया कसाब, वो भी बिल्कुल एक सामान्य घर का बच्चा था, बहुत गरीब परिवार का आतंकी था। मतलब उसने आतंकी हरकत की, और मतलब ऐसी हरकत की जिसकी कोई मानवीय क्षमा नहीं है, और हमारे भारतीय जो कानून ने उसके साथ न्याय किया, उसको मौत की सजा दी, और इतने लोगों को। लेकिन उसका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो उसका बैकग्राउंड भी बहुत गरीब घर से। मतलब आप कह रहे हैं इस तरह की हरकतों के लिए जो आतंकियों के जो सरगना है वो ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं जो बड़े गरीब और निचले तबके से आते हो, परिवेश से आते हो। डॉक्टर्स का इस्तेमाल या इस तरह के जो बुद्धिजीवी जिनको आतंकी बनाया जा रहा है उनका इस्तेमाल इस तरह की गतिविधियों में नहीं होता। उनका फेस सेविंग के लिए, सामान ट्रांसफर, जैसे आपने बताया कि डॉक्टर्स का इस्तेमाल इसलिए भी हो जाता है कि इलाज करना है, कोई घायल हो गया वैसे। हाँ, अगर बाहर से कोई आ रहे हैं तो उनको फैसिलिटेट करना, उन्हें रुकने की जगह देना, उनको ये तमाम सारी चीजें, ये जो है पर क्योंकि एक्सपोज होगा, एक बड़ा प्लान एक्सपोज हो गया, मुझे लगता है एट द एंड उमर को तैयार कर लिया गया होगा कि पूरा प्लान खराब ना हो तो जाओ ये तो कर ही लो। हाँ, वो जो अभी क्योंकि उनके सारे कम्युनिकेशन जो है वो उड़ गए हैं, और हमको ये भी पता लगा है कि ये डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन और ये तमाम लोग जो हैं ये एक एन्क्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए। ये जो उनका तुर्की में बैठा हुआ था जो उनका हैंडलर, उसके साथ में भी। इसके अलावा इसमें जो है एक और आदमी का नाम आता है जो कि इसका मसूद अजहर का भाई है, उसको सम आलमगीर, मैं थोड़ा सा उसका नाम भूल रहा हूँ, मैंने कहीं लिखा हो तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो वो बुनियादी तौर पे मसूद अजहर का भाई है जो कि पाकिस्तान से भी इनको हैंडल कर रहा था। और इसके बारे में बोला जाता है कि अबू कासा, और इसके अलावा आपको पता है कि अहमदाबाद में भी इस तरीके का डॉक्टर्स का एक मॉड्यूल जो है उसका खुलासा हुआ है, जो कि साइनाइड का रेजिन बना रहे थे, और बड़े पैमाने पे जो है लोगों को उसको 2000 से 3000 की कैजुअलिटी का उनका प्लान था। उसका अलग से, उसका हालांकि फरीदाबाद के मॉड्यूल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन होता क्या है कि इस तरीके चिंता की बात है, इस तरीके के पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग जब आतंक के हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी ये फरीदाबाद मॉडल है, आप गुजरात का मॉडल बता रहे हैं। नहीं, मैं इस बात से कोई बहुत मुतासिब नहीं हूँ कि पढ़ा हुआ आदमी जो है वो बहुत समझदार आदमी होगा, है ना। समझदारी के अलग अलग तरीके हैं। समझदारी सिर्फ किताबी पढ़ाइयों से आती तो जो है, जो पीएचडी स्कॉलर तो उस तरह के लोग इंसान रहते हैं ना, हैवान थोड़े ना बनते। पीएचडी स्कॉलर हैं वो दुनिया के सबसे अच्छे लोग माने जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, दरअसल समझदारियों के कई तरीके से आती हैं, और आपको बहलाने के, आपकी ब्रेन वॉशिंग करने के, आपकी जहनसाजी करने के भी 100 तरीके हैं। और जो इस तरीके के आतंकवादी जो संगठन है वो इस तरीके के कामों में लगातार लगे हुए हैं। उनका प्रोफेशन है कि लोगों को बहला के, फुसला के, बरगला के किसी तरीके से अपना काम निकलवाना, क्योंकि ये पूरा का पूरा खेल है। इससे आप ये समझिए कि जो आतंकवादी संगठन है, जो मसूद अजहर है या हाफिज सईद है या दूसरे लोग हैं, उनको अच्छा पैसा मिल रहा है ये तमाम तरीके की कार्रवाइयाँ करने के लिए। लेकिन जो आदमी यहाँ पे ग्राउंड पे हैं और वो सारे के सारे जो अपने आप को फोड़ ले रहा है बम बांध के, जो इस पूरे के पूरे आतंकी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है, उनको क्या होगा, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? तो इसके ऊपर तो ये तो प्रोफेशनल है ना, उनको कैसे, उनको बरगलाना, उनके दिमाग के साथ खेलना, उनको इस तरीके की चीज़ें। जैसे कई ऐसे आतंकवादी हैं जो सरेंडर हैं, उनसे जब आप बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनके कैसे दिमाग को बहलाया जाता है। ये भी अपने आप में एक अलग खेल है, अलग प्रोफेशन है। जो हमारे नौजवान साथी हमको देखते हैं, उनको हम ये समझाना चाहते हैं कि ये रास्ते कहीं पे जाते नहीं हैं। इस तरीके की आपके पास में भी कोई गतिविधि हो रही है तो क्योंकि आपको भावनात्मक रूप से चार्ज करके, आपको एक इमोशन से चार्ज करके आपको कोई इस तरीके का काम करने का कहे तो सीधा पुलिस के पास जाइए, उसके अलावा कोई मदद नहीं है। क्योंकि ये रास्ता जो है ये एक बंद गली है, कहीं नहीं जाती है, और अंत में आप खुद तो
आपका खुद का तो नुकसान होता ही है, बाद में आपका परिवार बहुत जो है पीछे से परेशान होता है। ऐसे लोग बहुत पीछे से परेशान होते हैं जो आपसे बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो लोग आपसे इन सारी घटनाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो ये पूरी जो कहानी थी दिल्ली ब्लास्ट की, इस वीडियो में विनय ने समझाई, क्योंकि बहुत सारे किरदार थे, आपने अलग अलग सबके नाम भी सुने होंगे। हमने ज़रूरी समझा कि सभी किरदारों को एक वीडियो में शामिल करके उनका क्या रोल रहा और वो किस तरीके से इस पूरी आतंकी घटना में शामिल लोग थे, आतंकी थे, उनका क्या क्या काम था, कहाँ से कौन एसोसिएटेड था, सब विनय ने तफसील से आपको समझाया, बताया। ऐसी तमाम जो जानकारियाँ इसे इत्मीनान से हम आपको बताते रहेंगे। आपको कुछ लगता है कि दिल्ली ब्लास्ट से या कोई और जानकारी जो आप जानना चाहते हैं, जिस पर हमने अभी तक बात ना की हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी न्यूज़ पिंच देखते रहें। मैं सौरभ हूँ और कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं सत्यम और विनय सुल्तान को आपने सुना। शुक्रिया।